हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सी प्रमोद पतिपाड़ी एंड यू आर वाचिंग सी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस। चलो आगे बढ़ते हैं। हम थे मॉडिफिकेशन में और मॉडिफिकेशन का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। जस्ट एक ग्लिम्स दे देता हूँ, लीज मॉडिफिकेशन होता क्या है। लीज मॉडिफिकेशन होता क्या है सर, अगर मेरा एग्जिस्टिंग लीज चल रहा है और उसमें कोई भी प्रोविजंस नहीं है फॉर दी एक्सटेंशन फिर परचेज ऑप्शन, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू इज दैट विल ऐड एनी, मतलब कुछ ऐड कर लेते हैं, मतलब समझो स्पेस को ऐड कर लिया, या फिर मेरा जो है ना जो लीज रेंटल पीरियड है या लीज टर्म है उसको बढ़ा लिया विदाउट एनी एग्जिस्टिंग प्रोविजन। था अपने पास प्रोविजन था ही नहीं कि वो उसको एक्सटेंड करना है या लीज स्पेस ऐड करना है, बट हम ऐड कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। बरोबर। तो मॉडिफिकेशन में हमने दो चीजें पढ़ा था, एक था सेपरेट और एक था एडजस्टमेंट टू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सेपरेट कब मानेंगे, अपने पास कोई लीज स्पेस है, उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है, यानी स्पेस में इंक्रीज हो रहा है और वो हो रहा है एट दी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ सेपरेट लीज। समझा यानी क्या हो रहा है यहाँ पे। सेपरेट लीज कब मानेंगे, व्हेन there is an increase in the lease space, along with that it is at the standalone selling price. In that case what we will consider it is as separate lease. But if it is not at the standalone selling price, then in that case what we have to do, we have to adjust the existing lease only, राइट। एग्जिस्टिंग लीज को ही हम एडजस्ट करेंगे, जो भी इंक्रीज है डिक्रीज है। अब इसमें दो ही केस हो सकता है, एक इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज इन द स्कोप यानी क्या स्पेस या फिर टर्म में इंक्रीज है, या फिर मेरा लीज रेंटल्स में इंक्रीज है, या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बरोबर। तो इंक्रीज और डिक्रीज का मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है लास्ट लेक्चर में। अभी हमें एक सॉल्व करना है, ये बोथ वाला जो केस है ना, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, उसका सॉल्व करना है। तो नॉर्मली होता क्या है बोथ के केस में, यानी इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। तो डिक्रीज के केस में मैंने बताया था, क्या बताया था सर, अगर डिक्रीज हो रहा है स्कोप में, तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस। बरोबर, तुम्हें कंप्यूट करना होगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्यों, क्योंकि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इन दी सेंस हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल नहीं, मतलब जस्ट मैं बता रहा हूं, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना होगा, जो भी सैक्रिफाइस हो रहा है, यानी कि आरओयू लेस हो रहा और मेरा लीज लाइबिलिटी भी। तो अगर लीज लाइबिलिटी ज्यादा लेस हो रहा है, मतलब मेरा सैक्रिफाइस की वजह से मेरा लीज लाइबिलिटी कम ज्यादा हो रहा है और आरओयू एसेट कम ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा कम मेरा लीज लाइबिलिटी है और आरओयू में ज्यादा नहीं है, तो इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट रहेगा। लास्ट लेक्चर में जैसे बताया था, अभी भी देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना है, लेट्स सॉल्व। तो पहले एडजस्ट, तुम कभी भी अगर ऐसा दोनों भी केसेस है दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो फिर तुम क्या करोगे, पहले करोगे डिक्रीज का, फिर उसके बाद करोगे इंक्रीज का। यानी क्या, मेरा सारा जो कंप्यूटेशन है सब कुछ मुझे पहले क्या करना है, डिक्रीज का एडजस्ट करना है, फिर उसके बाद इंक्रीज का एडजस्ट करोगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना होता है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट कर लो, उसके बाद इंक्रीज वाला एडजस्ट कर लो। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, बट रिकॉर्डेड लेक्चर वाज नॉट दैट, बीच में ही अटक गया था, तो फिर आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन, राइट। तो अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन, ठीक है। चलो रीड करता हूँ, सुन लो आराम से। और इसका जो फर्स्ट टू स्टेप्स है, फर्स्ट टू स्टेप्स इन द सेंस इनिशियल रिकग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, जो नॉर्मली हमें पता है इजी है, राइट। इनिशियल रिकग्निशन कैसा करेंगे हम, नॉर्मल लीज पेमेंट्स इनटू एन्युटी फैक्टर कर देते हैं, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जब तक मॉडिफिकेशन नहीं होता तब तक हम क्या करते हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते रहेंगे। तो वो दो स्टेप्स ऑलरेडी सॉल्व है, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद विल मूव फर्दर। तो देखो क्या हो रहा है, लेसी एंटर्स इनटू 10-year lease for 2000 square meters of office space, right? Annual lease payments are 1 lakh payable at the end of each year. तो सिंपल में यहाँ पे लेसी क्या कर रहा है, 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, जो 2000 स्क्वायर मीटर्स का उसका ऑफिस स्पेस है, और एनुअल लीज रेंटल जो है वो 1 लाख है एट द पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द कमेंसमेंट रेट इज 6%। तो मेरा यहाँ पे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 6% है, 10 ईयर्स का लीज टर्म है और 1 लाख का लीज रेंटल है। तो इसी के बेसिस में तुम क्या कर सकते हो, इनिशियल रिकग्निशन कर सकते हो और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कर सकते हो। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कब तक करेंगे सर, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन अप टू ईयर 6 करेंगे, मतलब 6 ईयर तक तुम सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 6 ईयर के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है। देखो, लेसी एंड लेसर agree to amend the original lease to include an additional space of 1500 square meters of the space in the same building starting from the beginning of this year 6। तो year 6 के पहले, मतलब स्टार्ट में ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1500 स्क्वायर मीटर्स इंक्लूड करने चाह रहे हैं, राइट। 1500 एडिशनल स्क्वायर मीटर्स। रिड्यूस द लीज टर्म, जो लीज टर्म है उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं फ्रॉम 10 years to 8 years, ओके। द एनुअल फिक्स पेमेंट for 3500 square meters is 1,50,000 at the payable at the end of each year। अगर तुम यहाँ पे देखोगे 3500 square meters is nothing but 2000 square meter initial
जो अपने पास है ये वाला, राइट। और उसके बाद एडिशनली 1500 स्क्वायर मीटर्स और ऐड हो रहा है, और इसका जो है इसका 1 लाख रेंटल था, अब ये 1500 का और 50,000 एडिशनल देना पड़ेगा। तो इन टोटल इफ यूल सी मेरा टोटल यहाँ पे 1,50,000 का बन रहा है, बरोबर है। 1,50,000 का मेरा यहाँ पे लीज रेंटल बन रहा है। यस सर। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 इज 7%। तो फिर यहाँ पे लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ईयर बिगिनिंग ऑफ द सिक्स्थ में कितना है, 7% है, यानी पहले 6 था अभी 7 हो गया। ओके सर, आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। द कंसिडरेशन फॉर इंक्रीज इन द स्कोप इज 1500 स्क्वायर मीटर्स और स्पेस नॉट कमेंसरेट विद द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, फॉर दैट इंक्रीज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्या, सिंपली ये जो इंक्रीज हो रहा है दैट इंक्रीज इज नॉट एट द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। Further, consequently, lessee does not account for the increase, मतलब increase को adjust नहीं करता in the scope that adds the right to the use an additional 1500 square meters of space as a separate lease। यानी simply ये जो है इसको separate lease भी ना मानो, separate lease नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस में भी नहीं है और सेपरेट लीज भी नहीं है, सिंपली हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट करेंगे। ओके सर, तो ऐसा कब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सिंपली समझना क्या है, पहले तुम सिंपल वाला जो है ना वो सॉल्व कर लो। क्या सिंपल वाला है, पहले वाले जो है ना इनिशियल मेजरमेंट एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर लो। इनिशियल मेजरमेंट 10 साल के लिए, देखो फर्स्ट 6 ईयर्स या फर्स्ट डे में, आज पहले दिन खड़ा हो और पहले दिन में क्या तुम्हें पता है इन फ्यूचर मॉडिफिकेशन होगा, नहीं। तुम्हें इतना पता है मेरा 1 लाख का लीज पेमेंट्स है, राइट, लीज रेंटल है। सेकेंड 10 साल का लीज है, और थर्ड मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 6% है। तो पहले तुम फर्स्ट डे में क्या करोगे, फर्स्ट डे में इनिशियल मेजरमेंट कर इनिशियल रिकग्निशन करोगे। इनिशियल रिकग्निशन वो भी एट द रेट ऑफ 1 लाख 10 ईयर्स के लिए 6% के रेट से, जो भी आएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा समरी बनाया, देखो 1 ईयर के लिए फर्स्ट ईयर में पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स ऑफ 1 लाख फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए क्या करना होगा, अपने को पीवी लेना होगा 10 साल के बेसिस में, और उसके बेसिस में मैंने रीज लाइबिलिटी को रिकग्नाइज कर लिया। 6th ईयर में आ गया तो 6th ईयर में देखा मैंने, तो 6th ईयर में यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। पहले 1500 स्क्वायर मीटर्स का इंक्रीज हो रहा है, और उसके पहले अपने पास कितना 2000 स्क्वायर मीटर था। तो टोटल अपने पास 3,50,000 3,500 स्क्वायर मीटर्स का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन द सेंस टोटल स्क्वायर मीटर्स और 1500 का इंक्रीज है, और उसके लिए लीज रेंटल है 1,50,000। ओके सर, यहाँ पे एक और चीज हो रहा है 10th ईयर में, 10th ईयर से रिड्यूस है कि वो 8th ईयर तक आ रहा है। इन द सेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है लीज टर्म, तो लीज टर्म भी रिड्यूस एडजस्ट करना होगा। तो दिस वुड बी कंसिडर्ड डिक्रीज, राइट। और ये वाला पार्ट जो है ना ये इंक्रीज इन स्कोप है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए सर, हमें करना चाहिए पहले डिक्रीज को एडजस्ट करना चाहिए। क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस पहले कंप्यूट होगा, उसके बाद जो भी इंक्रीज है डिक्रीज है देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस में कंप्यूट करते हैं, डिक्रीज में। तो डिक्रीज पहले क्या करेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, राइट। पहले डिक्रीज का अकाउंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इंक्रीज का करेंगे। ओके सर, तो डिक्रीज का अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले तुम इनिशियल मेजरमेंट कर लो। इनिशियल मेजरमेंट कैसा होगा, लीज रेंटल है मेरे पास 1 लाख का, यस। मेरे पास लीज टर्म है 10 ईयर्स का, और मेरे पास इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 6% का। ओके, तो मेरा यह एन्युटी फैक्टर लगा के मेरा लीज रेंटल्स आ गया, यानी लीज लाइबिलिटी, मेरा लीज लाइबिलिटी है इतना, ये मेरा लीज लाइबिलिटी हो गया, बरोबर, विच इज 7,36,000। और इसको मैंने रिकग्नाइज कर लिया आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ओके, एकदम सिंपल इनिशियल मेजरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में। अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में करेंगे क्या, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में हम करेंगे ये सर अप टू ईयर 6, मतलब 6th ईयर तक हम कंप्यूट करना है। 6th ईयर तक यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लीज लाइबिलिटी को कंप्यूट करूंगा कि मेरा केयरिंग अमाउंट कितना है, बरोबर। तो मेरा 7,36,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेंस यहाँ पे मेरा बोरिंग रेट, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 6% है। पेमेंट 1 लाख मिलेगा और क्लोजिंग बैलेंस इतना आएगा। तो उसके बेसिस में मैंने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया लीज लाइबिलिटी का। तो ईयर 6th में आके मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है वो 421,225 का हो गया है। दिस इज माई लीज लाइबिलिटी। ओके सर, फिर आ गया आरओयू। आरओयू के केस में हमें क्या करना है, आरओयू का केस में हमें 5 साल के लिए डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। तो मैं ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हुआ 73,600 का, और माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, 5 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दो, तो फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन 5 साल का लेस होने के बाद इतना बैलेंस बचता है। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा सर, थर्ड पॉइंट मेरा होगा मॉडिफिकेशन।
अब मॉडिफिकेशन में पहले चीज तुम्हें करना क्या है, पहले चीज डिक्रीज को रिकग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, तो डिक्रीज इन लीज टर्म को मतलब इन द सेंस यहाँ पे अगर डिक्रीज को एडजस्ट करना है तो मुझे पूरा एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, राइट। मुझे क्यों कर रहे हैं डिक्रीज, डिक्रीज जब करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे एडजस्टमेंट करना है, यानी क्या प्रॉफिट या लॉस है वो कंप्यूट करना है। जब प्रॉफिट या लॉस ये कंप्यूट करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें करना होगा यहाँ पे कंप्यूटेशन। वो कैसे करेंगे, तो इनिशियली मॉड्यूल ने ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो जब सैक्रिफाइस कर रहे हो, देखो तुम्हारा रिवाइज लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करने हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे जो मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 7%। समझ रहा है, तुम्हारा जो रिवाइज लीज लाइबिलिटी है वो कंप्यूट करने तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे 7% यूज करोगे, राइट, बरोबर। यहाँ पे बट 2 साल का सैक्रिफाइस हो रहा है ना, तो 2 साल का सैक्रिफाइस जो है वो सैक्रिफाइस का प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना है। वो कैसे करेंगे, वो पहले करेंगे हम एग्जिस्टिंग रेट से। इससे पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले डिक्रीज इन स्कोप था, राइट। तो डिक्रीज इन स्कोप में सिंपली हमने क्या किया था, स्कोप जो भी 5000 स्क्वायर मीटर था वो क्या करेंगे हम रिड्यूस कर देंगे टू 2500, तो उसका 50% कंप्यूट करके हम कर दिया था। उसमें डायरेक्टली क्या किया था मैंने, 7% नहीं, जो भी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट था उसके बेसिस में किया था। बट यहाँ पे जब लीज टर्म रिड्यूस हो रहा है तो तुम्हें समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए सर, यहाँ पे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट होगा बेस्ड ऑन माय एग्जिस्टिंग रेट, जो 6% है ना उसके बेसिस में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद जब लीज लाइबिलिटी रिवाइज कंप्यूट करूंगा ना तो उसके बाद मेरा आ जाएगा रिवाइज लीज लाइबिलिटी। तो आ जाओ मैं बताता हूं कैसे करना है। ये देखो लॉजिकली आराम से समझ लो तो तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे गलतियां होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मेरा ये ईयर 1 है और 6th ईयर में मुझे पता चल रहा है यहाँ पे डिक्रीज इन टर्म हो रहा है, डिक्रीज इन लीज टर्म। ओके ओके, 10th ईयर का था, हमें क्या करना है 8th ईयर तक लेके आना है, बराबर। तो यहाँ पे इफ यू विल सी इतना क्या करना है, और पहले इतना का था इसको कैंसिल करना है 2 साल का। जब कैंसिल करना है ना तो पहले मेरे पास ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट है ऑन दी 6th ईयर के टाइम पे मेरे पास कैरिंग अमाउंट है, कितना है 421225, 421225 का मेरे पास क्या है, मेरे पास कैरिंग अमाउंट है लीज लाइबिलिटी, बरोबर। और जो रिडक्शन है वो रिडक्शन को मैं कंप्यूट कर लूंगा, यानी क्या 8th ईयर के बेसिस में मैं लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करूंगा, बरोबर। जब 8th ईयर के बेसिस में कंप्यूट करूंगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब 8th ईयर के बेसिस में जो भी कंप्यूटेशन आएगा उन दोनों का डिफरेंस वुड बी माय सैक्रिफाइस अमाउंट। समझ रहे हो तुम, जब 8th ईयर में आ जाऊंगा मैं तो 8th ईयर का मैंने क्या करना है, लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। तो आ जाओ करते हैं अपन, ये होगा एग्जिस्टिंग रेट से। क्यों 7% के रेट से हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम जो सैक्रिफाइस है उसका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट कर रहे हैं। आराम से समझ लो, यहाँ पे मॉडिफाइड रेट जो है ना वो बाद में यूज करेंगे हम, एग्जिस्टिंग रेट जो है उसके बेसिस में पहले 8th ईयर का हम कंप्यूट कर लेते लीज लाइबिलिटी। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा ईयर, ये मेरा 6th ईयर, 7th ईयर एंड 8th ईयर। पेमेंट्स है, यस सर पेमेंट्स, मेरे पास 1 लाख सेम 1 लाख ही रहेगा। मेरे पास पीवीएफ है क्या, यस सर पीवीएफ एट द रेट 6%, कितना आ जाएगा बताओ 1.06, आ जाएगा 9.943, 0.890 एंड 0.840। और यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा 943,000 या 00 सॉरी 89,000,084,000। तो ये मेरा लीज लाइबिलिटी कितना आएगा बताओ, 94300 प्लस 89,000 प्लस 84,000, ये आ जाएगा 26,7,300। चलो ये मेरा है रिवाइज लीज लाइबिलिटी। अगर मेरा डिक्रीज होता, क्या डिक्रीज होता, मेरा लीज टर्म डिक्रीज होता फ्रॉम 10 ईयर्स टू 8 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी 267,300 आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये किसके बेसिस में होगा, ये जो हुआ है दिस अमाउंट इज बेस्ड ऑन 10 ईयर एंड दिस अमाउंट इज बेस्ड ऑन 8 ईयर का बेसिस का एस्टिमेशन के बेसिस में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट वुड बी माय सैक्रिफाइस इन लीज लाइबिलिटी। तो मैं सैक्रिफाइस कितना कर रहा हूं बताओ, सैक्रिफाइस
241225 माइनस 267300 कितना हो रहा है बताओ? 421225 माइनस 267300 तो ये आ रहा है 153925। इतना अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी आई हैव टू रिड्यूस। ठीक है, समझ में आया है क्या मैंने क्या बताया? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मेरा पहले 10th ईयर तक था, राइट? मेरा लीज टर्म रिड्यूस हो रहा है। जब लीज टर्म रिड्यूस हो रहा है तो मेरा सैक्रिफाइस जो है 2 साल का वो नहीं कंप्यूट करना है। वो सिंपली मैंने कैसे कंप्यूट किया, एग्जिस्टिंग रेट का जो कैरिंग अमाउंट है मेरे पास है, यस सर मेरे पास है 421225 का, और मेरे पास रिवाइज लीज लाइबिलिटी है क्या, बेस्ड ऑन 8th ईयर का एस्टिमेशन, यस सर वो भी है मेरे पास। जब ये दोनों को लेस कर दूंगा तो मेरा सैक्रिफाइस आ जाएगा। तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा लीज लाइबिलिटी में रिडक्शन कितना है, तो यहाँ पे रिडक्शन इन लीज लाइबिलिटी ₹421 कितना था, 421225 माइनस ₹267,300, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा रुपीज जो भी आएगा 421225 माइनस 267,300, तो यहाँ पे 153,925 का मेरे पास यहाँ पे रिडक्शन आ जाएगा। ठीक है सर, ये हमें कंप्यूटेशन समझ में आ गया, इतना समझ गया आराम से। देखो तो मेरे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट यू हैव टू कंप्यूट, अगर डिक्रीज इन लीज टर्म है तो मैं तो जो ये रिवाइज कंप्यूटेशन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कंप्यूट करना है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग रेट। तो यहाँ पे यूज लिख दो, यहाँ पे छोटे से यूज एग्जिस्टिंग रेट फॉर पीएनएल। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ओके चलो जी, यहाँ पे एक तो समझ गया सर, मेरा जो लीज लाइबिलिटी है उसको मुझे कितने से कम करना है, इतने से कम करना है। मेरा आरयू को तो भी लेस करना होगा ना। आरयू अभी करंटली कितना दिख रहा है, आरयू मेरा अभी करंटली कितना दिखता है, देखेंगे आरयू करंटली मेरा आरयू है 3,68,000, ये है मेरा 3,68,000 बरोबर। ये क्या था, ये बेस्ड ऑन कितने बेसिस के बेसिस में था, ये 5 ईयर्स के बेसिस में है, बट इसको 3 साल तक कंपनी को रिड्यूस करना है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? यानी मेरा जो 3 साल है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे इंटू 2 ईयर्स करूंगा, 3 साल नहीं 2 साल रिड्यूस होगा ना, बराबर। 3 साल और चलेगा, 2 साल रिड्यूस होगा, यानी क्या 5 ईयर्स का था उसको रिड्यूस करना है 3 ईयर्स में, राइट? तो 2 साल का मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। 3,68,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो यहाँ पे 1,47,000, राइट? 200 मुझे क्या करना है यहाँ पे, सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस इन द सेंस रिड्यूस करना है आरओयू को, बरोबर। 1,47,200 मुझे रिड्यूस करना होगा, तो मेरा रिवाइज्ड आरओयू का बैलेंस कितना रहेगा, ₹3,68,000 माइनस ₹1,47,200, 368 माइनस 147,200, ये आ जाएगा 220,800। ओके, अब इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, देखो आरओयू मुझे इतना रिड्यूस करना चाहिए और मेरा लीज लाइबिलिटी इतना रिड्यूस करना चाहिए, इन दोनों का बीच का क्या होगा, प्रॉफिट क्या लॉस होगा। एकदम सिंपल, फिर से समझाता हूँ सुनो। यहाँ पे मुझे आरओयू इतना रिड्यूस करना चाहिए, वो कैसा किया सर, अगर तुम देखोगे ना, तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस है 3,68,000 का कैरिंग अमाउंट है, वो कैरिंग अमाउंट 5 साल के लिए है, बरोबर। 5 साल में से मुझे 2 साल रिड्यूस करना है। जब 2 साल रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करा मैंने, इतना मुझे रिड्यूस करना है, राइट? वो आ गया। ये आगे मेरा लीज लाइबिलिटी के लिए कंप्यूट, मतलब जो मेरा डिक्रीज है और उसके साथ साथ में मेरा जो रिवाइज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है वो लेके मैं कंप्यूट करूंगा लीज लाइबिलिटी, उसके लिए मैंने ये कंप्यूट कर लिया रिवाइज बैलेंस, बट इतना मुझे सैक्रिफाइस करना है। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आराम से कंप्यूट हो सकता है। मेरा लीज लाइबिलिटी कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, देखो जर्नल, मेरा लीज लाइबिलिटी हो रहा है 153,925 टू मेरा आरओयू एसेट, आरओयू एसेट कितना हो रहा है 147,200, तो मेरा डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा ना, यस एग्जैक्टली प्रॉफिट आएगा। क्यों प्रॉफिट आएगा, क्योंकि मेरा जो है ना लाइबिलिटी ज़्यादा कम हो रहा है कंपेयर टू माई असेट,
153,925 माइनस 147,200, तो ये आ जाएगा 6725। सिंपल, 6725 वुड बी माई प्रॉफिट। एक ओके सर, अभी यहाँ पे इतना तो समझ गया सर, यहाँ पे मैंने रिड्यूस कर लिया, राइट। मेरा जो रिडक्शन के बाद मेरे पास लीज लाइबिलिटी इतना आया, बरोबर, यानी कि दिस वुड बी माई लीज लाइबिलिटी कंसीडरिंग एग्जिस्टिंग रेट। बट यहाँ पे जब मॉडिफिकेशन होगा हमें रिवाइज्ड मेरा जो है ना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट वो भी कंसीडर करना होगा, तो वो भी कंप्यूटेशन करना होगा। तो देखो वो भी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, देखते हैं। रीमेजरमेंट ऑफ ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी based on revised incremental borrowing rate, ठीक है, कितना है वो, @7%। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, कितने साल के लिए करना होगा, 3 साल के लिए। कितना रेंटल के हिसाब से 1 लाख ही कंसिडर कर लो फॉर द टाइमिंग, फॉर द टाइमिंग। क्यों, क्योंकि मॉड्यूल ने भी क्या किया, मॉड्यूल ने भी तोड़ तोड़ के बताया, हम भी तोड़ तोड़ के बता देंगे। 1,50,000 इंटू 7%, मतलब 7% की रेट से डिस्काउंट कर देते ना, तो फिर अपना इंक्रीज और सब कुछ कवर हो जाता। बट मॉड्यूल ने तोड़ तोड़ के किया, तो हम भी तोड़ तोड़ के करेंगे। तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा मेरा 6th 7th एंड 8th। फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स आ जाएंगे। मैं कंसिडरिंग मेरा जो है ना एग्जिस्टिंग पेमेंट जो है वो ही कर रहा हूँ, 1 लाख। इंक्रीज का बाद में एडजस्ट करेंगे, राइट। इंक्रीज का जो है ना बाद में एडजस्ट करेंगे, अभी डिक्रीज करना है ना, तो मेरा डिक्रीज सिर्फ लीज टर्म है, राइट। लीज टर्म में जो 1500 का इंक्रीज है उसके साथ साथ में 50,000 का मेरा लीज रेंटल भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो मुझे वो कंसिडर नहीं करना है, वो बाद में करेंगे, पहले हम डिक्रीज का कर रहे हैं। तो उसके लिए 1 लाख का पेमेंट ले रहे हैं। तो PVAF @ 7%, 1.07 डिवाइडेड बाई 1 2 3, सॉरी एक एक करना है ना, 9.34, यह आ जाएगा 0.873 और आ जाएगा 0.816, ठीक है। तो मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आ जाएगा बताओ, 93500, 87300, 816। अब अल्टरनेटिवली तुम कैसे कर सकते हो, अल्टरनेटिवली एन्युटी फैक्टर यूज करके भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 262400। अब बताओ क्या बताना है, अब बताओ मेरा एग्जिस्टिंग लीज लाइबिलिटी कितना है। मेरा एग्जिस्टिंग लीज लाइबिलिटी एज पर द रिडक्शन इतना है, बट 7% की रेट से मैं जब करूंगा तो मेरा लीज लाइबिलिटी इतना बन रहा है। तो बताओ यहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा। तो देखो यहाँ पे मेरा रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी @7%, कितना आ रहा है, 262400। ओरिजिनल लीज लाइबिलिटी आफ्टर रिडक्शन ऑफ लीज टर्म कितना आ रहा है बताओ, ये आ रहा है 267,267,300, बरोबर। तो ये डिक्रीज है, 267,300 माइनस 262,400, तो मेरा 4,900 का डिक्रीज इन माई लीज लाइबिलिटी है। मतलब 7% की रेट से जब मैं करता हूँ तो फिर उस केस में मेरा रिडक्शन इन लाइबिलिटी होगा 4,900 का। तो वो ये रिडक्शन भी रिकग्नाइज कर लो, कैसे करेंगे सर, तो ये आ जाएगा लीज लाइबिलिटी 4,900 डेबिट होगा टू ROU 4,900। तो मेरा रिवाइज्ड बैलेंस भी कंप्यूट होगा ना, रिवाइज्ड बैलेंस इन द सेंस ROU का रिवाइज्ड बैलेंस कितना आएगा बताओ, ROU का रिवाइज्ड बैलेंसेस, मेरे पास लीज लाइबिलिटी को तो पता ही है मुझे, लीज लाइबिलिटी का कितना है 262400, राइट, 262400
मेरा ROU का बदल जाएगा ना। तो ROU का बैलेंस कितना था पहले, हाँ तो यहाँ पे 220, ये देखो ये वाला बैलेंस है ROU का 220800 आ जाएगा, 220800 माइनस 4900 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 220800 माइनस 9900 तो ये आ जाएगा 215900। एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्यों नहीं किया सर 4900 रिड्यूस, तुम्हारे पास डायरेक्टली है ना आंसर, ये मेरा लीज लायबिलिटी होगा, सिंपल राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया फिर से बता दूं, यहाँ पे पहले तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट किया, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कंप्यूट किया राइट। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूट किया अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है इन माय लीज टर्म तो दिस इज मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन को रिकग्नाइज करने हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे रिवाइज लीज लायबिलिटी, और रिवाइज लीज लायबिलिटी कंप्यूट होगा बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, और ये रिवाइज्ड इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से मैं अगर करता हूं तो मेरा इतना लीज लायबिलिटी आएगा। बट जो रिडक्शन किया था हमने लीज टर्म में फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस राइट, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कंप्यूटेशन के लिए जब किया था तो वो जो रिड्यूस लीज लायबिलिटी कितना था 267300 राइट। तो इन दोनों को कंपेयर किया हमने, जब इन दोनों को कंपेयर किया तो फिर मुझे क्या मिला, यहाँ पे डिक्रीज मिला, यानी क्या डिक्रीज इन द लीज लायबिलिटी वाज 4900। तो ये 4900 को हमने रिकग्नाइज किया, सिंपल बरोबर हमने रिकग्नाइज किया। अब रिकग्नाइज में ROU को मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, इसका बैलेंसेस मेरे पास कंप्यूटेड था, ये वाला जो मेरा एग्जिस्टिंग था मतलब रिड्यूस्ड ROU माइनस 4900 कर लिया तो मेरा रिवाइज बैलेंस आ गया। यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट है क्या बताओ, नहीं सर। अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट नहीं है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम एडजस्ट करेंगे इंक्रीज इन स्पेस बाय 1500 स्क्वायर मीटर्स। तो 1500 स्क्वायर मीटर्स के साथ इंक्रीज हुआ है, जब इंक्रीज हुआ है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका लीज रेंटल पता है, यस सर मुझे लीज रेंटल पता है, क्या इसका यहाँ पे 1500 स्क्वायर मीटर्स का जो इंक्रीज है उसके साथ साथ में मेरे पास इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है, यस। कितने लीज टर्म है वो बताएं, यस 3 साल, तो आ जाओ लीज रेंटल्स कितना है रुपीज 50,000 सॉरी 15 नहीं 50,000, और मेरा पीरियड पता है क्या लीज टर्म, यस सर लीज टर्म पता है 3 साल के लिए। मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पता है क्या, यस सर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी पता है @7% राइट। तो कर सकते हैं हम डायरेक्टली 50,000 इनटू, अब यहाँ पे देख लो एन्युटी फैक्टर कितना आ रहा है, पीवीएएफ का कितना आ रहा है 1.07, 1 2 3 डी करोगे तो ये आ जाएगा 2.624 राइट। ये कितना आ रहा है 2.624, तो कितना आ जाएगा बताओ 2.624 इंटू 50,000, दिस वुड बी माई एडिशनल लीज लायबिलिटी। समझ रहे तुम क्या होगा ये, दिस वुड बी माई एडिशनल लीज लायबिलिटी, और ये एडिशनल लीज लायबिलिटी को मेरा एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी में ऐड कर दूंगा, सिंपल। तो मेरा अच्छा पेन बताओ कौन सा है, यहाँ पे ये लेता है रिवाइज्ड, या फिर पहले जर्नल एंट्री लिख लेता हूँ। वन 131,200 टू लीज लायबिलिटी कितना होगा 131,200 राइट, और मेरा रिवाइज लीज लायबिलिटी आ जाएगा, कितना आएगा रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी बेस्ड ऑन इंक्रीज ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर्स, कितना होगा, मेरा एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी कितना था, एग्जिस्टिंग था मेरे पास 262,400 प्लस एडिशनल 131,200 ऐड हो गया, तो ये आ जाएगा 393,600 राइट। ये मेरा लीज लायबिलिटी है। ROU कैसा रहेगा, ROU का एग्जिस्टिंग बैलेंस है कि मेरे पास, यस 215,900 प्लस सॉरी, तो यहाँ पे एडिशनली 131,200 ऐड हो गया, कितना आएगा बताओ 215,900 प्लस 131,200, तो ये आ जाएगा 347,100
बात सिंपल। यस, ये मेरा हुआ था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दी लीज लायबिलिटी। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये, तुम्हें 1 से 2 बार सॉल्व करना होगा तब जाके तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। तो लॉजिक ही बता सकता हूँ मैं, सोल्यूशन जो सॉल्व करना है एग्जाम में वो तुम्हें ही है। तो लॉजिकली तुम याद रख सकते हो या फिर स्टेप वाइज भी याद रख सकते हो। क्या होगा, जब भी इंक्रीज और डिक्रीज साथ में अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट एडजस्ट द डिक्रीज, और उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम एडजस्ट करोगे इंक्रीज, राइट। तो पहले जब डिक्रीज को एडजस्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब डिक्रीज में भी दो चीजें हैं, हमने दो अलग अलग चीजें पढ़े हैं। फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, एक अगर स्पेस का होगा या फिर मेरा टर्म में होगा, राइट। दोनों की भी केस में मुझे क्या करना है, मॉडिफाइड रेट जो है वो यूज करना है, बट वो कब, रिवाइज लीज लायबिलिटी कंप्यूट करना है, बरोबर। तो स्पेस वाला लास्ट लेक्चर में बताया, वो देख लो। बट यहाँ पे अगर लीज टर्म में हो रहा है तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कंप्यूट होगा, बेस्ड ऑन दी एग्जिस्टिंग रेट ओनली। तो मैंने यहाँ पे वही किया, देखो मैंने पहले तो इनिशियल रिकग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन किया, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। मॉडिफिकेशन में अगर देखोगे तो रिड्यूस इन लीज टर्म देखो पहले 6th ईयर के बेसिस में मेरा ये कैरिंग अमाउंट आया, और अगर 8th ईयर के बेसिस के एस्टिमेशन से मैं कंप्यूट करता हूँ मेरा लीज लायबिलिटी तो इतना आएगा, बराबर। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है उसको मुझे रिड्यूस करना है लीज लायबिलिटी में, उतना रिड्यूस करना है। क्यों, क्योंकि 2 साल मुझे पेमेंट्स करने ही नहीं ना, 2 साल का जो है ना लीज लायबिलिटी कम हुआ है मेरा, तो उतना कम कर दो, इतना सैक्रिफाइस हो रहा है। सिमिलर वे में यहाँ पे मैंने वही कंप्यूट किया बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग रेट। मेरा रेंटल सेम रहेगा, एग्जिस्टिंग रेट रहेगा, बस मेरा टर्म जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा 8 ईयर तक। तो यहाँ पे मेरा इतना अमाउंट आया, तो मेरा ये रिडक्शन इन लीज लायबिलिटी है। और रिडक्शन इन आरओयू भी देख लो, तो मेरा 3,68,000 वाज माय एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑन 5th ईयर, राइट। तो 5 साल का और एडिशनल एस्टिमेशन था कि 3,68,000 का आरओयू बचा है 5 साल के बेसिस में। बट यहाँ पे हम लीज टर्म रिड्यूस कर रहे हैं बाय 2 इयर्स, तो इंटू 2 कर दिया मैंने, तो इतना मुझे आरओयू को भी लेस करना है। तो इतना मेरा लीज लायबिलिटी रिड्यूस हो गया, और इतना मेरा क्या हुआ, आरओयू रिड्यूस हो गया, तो डिफरेंस वुड बी माय प्रॉफिट, राइट। आरओयू ज्यादा मतलब आरओयू नहीं, लीज लायबिलिटी ज्यादा कम हो रहा है और आरओयू मेरा कम लेस हो रहा है। इन द सेंस असेट इज, मतलब लायबिलिटी ज्यादा कम हो रहा है और असेट कम कम हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, रीमेजरमेंट किया एट द रेट 7%, बरोबर। अभी मुझे पता चल गया मेरा लीज लायबिलिटी रिड्यूस हो गया, लीज लायबिलिटी रिड्यूस हो गया, मेरा लीज टर्म भी रिड्यूस हो गया। जब लीज लायबिलिटी रिड्यूस हो गया लीज टर्म के बेसिस में, तो लीज टर्म का मेरा पास यहाँ पे लीज लायबिलिटी है, तो उसके बेसिस में मैंने क्या किया 7% के बेसिस में 1 लाख, तो मुझे यहाँ पे डिक्रीज को एडजस्ट करना है। तो 1500 का इंक्रीज जो है 1500 स्क्वायर मीटर्स का, उसको इग्नोर करो अभी के लिए इग्नोर कर दो। तो उसको इग्नोर करते हुए मैंने पेमेंट्स किया 1 लाख, और यहाँ पे 7% के रेट से जो भी आएगा वो मैंने कंप्यूट किया। तो अगर तुम देखोगे जब लीज टर्म डिक्रीज हुआ, मतलब लीज टर्म डिक्रीज हुआ, तो मेरा यहाँ पे लीज लायबिलिटी 2,67,300 था, और उसके बाद जब मेरा यहाँ पे 7% के बेसिस में कंप्यूट किया मैंने, यहाँ पे आ गया 2,62,400, राइट। तो इतना करने के बाद तो फिर यहाँ पे डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी एडिशनली 4,900 आया। तो यहाँ पे तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है। पहले हमने सैक्रिफाइस का जो है ना उसका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट किया था, उसके लिए ये लीज लायबिलिटी कंप्यूट किया हमने, ये नहीं सॉरी ये वाला सेकेंड वाला जो है ना, ये वाला जो है ना, क्यों क्यों क्योंकि 7% की रेट से सिर्फ 3 साल के लिए करना है अपने को, तो उसके लिए हमने पहले सैक्रिफाइस के बेसिस में देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, मेरा सैक्रिफाइस का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, उसके बेसिस में इतना लायबिलिटी आया, उतना ही हमने क्या किया बेस्ड ऑन रिवाइज रेट कितना आएगा वो देखा, और 4,900 का रिडक्शन आया। फर्दर हमने देखा कि यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये तो हमने कंप्यूट कर लिया, रिवाइज बैलेंस कितना होगा। इंक्रीज को कैसा एडजस्ट करो, 50,000 एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं 3 साल के लिए 7% की रेट से, तो उसका लीज लायबिलिटी इंक्रीज कर दिया, मतलब उतना लीज लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसमें ऐड हो जाएगा मेरा एडिशनल लायबिलिटी, तो उतना आ गया। देखो यहाँ पे ये अमाउंट आ गया। आरओयू में भी मेरा जो है ना वो 131,200 का इंक्रीज है, तो उतना ऐड हो जाएगा। एकदम सिंपल है, यस सर, एकदम सिंपल, यस सर। तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो आराम से हो जाएगा। पहले डिक्रीज को एडजस्ट करो, वो भी एग्जिस्टिंग रेट से, फिर रिवाइज रेट से लीज लायबिलिटी कंप्यूट करो, फिर उसके बाद क्या करोगे, इंक्रीज को एडजस्ट करोगे। इंक्रीज वाला ज्यादा कुछ चिलचिल ही नहीं, मतलब चिड़चिड़ कुछ नहीं है उसमें। इंक्रीज में डायरेक्टली हम बेस्ड ऑन दिस वाला कर देगा, मतलब रिवाइज मॉडिफाइड रेट और उसके बाद रिवाइज लीज लायबिलिटी हम कंप्यूट कर लेंगे बेस्ड ऑन द रेंटल, बट डिक्रीज में ही सबसे बड़ा लोचा है, ठीक है। एकदम सिंपल है, इसको एलडीआर मार्क कर लो और तुम्हें 1-2 बार इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अपने पास एक और क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन का, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आया था, May 24 में आया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, तुम्हें
8 से 9 मार्क आराम से देके जाएगा। नहीं, कितना तो मार्क्स का आया था अभी याद नहीं मुझे, देखते ना कितना मार्क्स का आया था। ये नहीं था, ये नहीं था, ये वाला था क्वेश्चन। ये आया था मई 24 में 8 मार्क्स का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाता था। देखो रीड करता हूँ क्वेश्चन और इसमें ही मॉडिफिकेशन बता देता हूँ कैसा करना है। देखो, सन लिमिटेड Sun Limited has entered into a lease agreement with Moon Limited for taking on lease an office building of 1000 square feet at the rate of 500 per square feet per annum for 10 years. Okay. The annual lease payments are payable at the end of each year. ठीक है, तो फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम ईयर 1. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. Sun Limited incremental borrowing rate at the commencement date was 6%. Sun Limited का जो है ना, incremental borrowing rate 6% है. At the beginning of year 7, the lessor and the lessee agree to amend the original lease by extending the contractual lease term by another 4 years. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? सिंपली 7 years का मेरा पहले इनिशियली कितना था? 10 साल का पीरियड था, राइट? इनिशियली मेरे 10 साल का था। फिर उसके बाद 7th ईयर में ये बोल रहे कि मुझे और एडिशनली 4 ईयर तक मुझे बढ़ाना है। क्या यहाँ पे प्रोविजन था कि रिन्यूअल ऑप्शन का? नहीं, यहाँ पे एडिशनल 4 ईयर्स ऐड कर रहे हैं, तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन हो रहा है। The annual lease payments are unchanged for the extended period also. तो यहाँ पे मेरा जो annual lease payments जो 1 लाख है, 1 लाख है, ये कितना है? मुझे यहाँ पे कंप्यूट करना होगा शायद से। एनुअल लीज पेमेंट कर लेंगे ना। देखो 1000 स्क्वायर मीटर्स है इंटू 500 पर स्क्वायर मीटर्स, अगर देखोगे 5 लाख का आ जाएगा, 5 लाख रुपीज। और ये सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। सन लिमिटेड incremental rate of borrowing rate is 7%. 7% का incremental borrowing rate है. How should the said modification be accounted in the books of Sun Limited given the calculation of present value का ये दिया है फैक्टर्स अपने को। तो अपने को सिंपली यहाँ पे मॉडिफिकेशन कंप्यूट करना है। तो जैसे मॉडिफिकेशन क्वेश्चन देखोगे, रीअसेसमेंट का देखोगे, तो तुम क्या करोगे? पहले इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर दोगे। तो यहाँ पे मैं कर दूं क्या? इनिशियल डायरेक्टली कर देता हूँ, मैं सोल्यूशन में नहीं जा रहा हूँ। सोल्यूशन इन द सेंस सेपरेटली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसी में बता देता हूँ। यहाँ पे 5 लाख का मेरा यहाँ पे है, ये है 5 लाख का लीज रेंटल्स है। और अगर देखोगे तो मेरा इनिशियली इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना था? इनिशियली मेरा 6% था, तो इनिशियल 6% था, राइट? और मेरा सब्सिक्वेंटली 7% हो जाएगा 7th ईयर के टाइम पे। तो 6% के बेसिस में मुझे क्या करना है? 10 साल का मुझे लेना है, राइट? 10 साल का मुझे लेना है। तो 10 साल का यहाँ पे दिया है इतना 7.359। तो ये क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो तुम देखोगे ना, तो यहाँ पे कितना फैक्टर? 3 फैक्टर्स तक लिया है। 5 लाख इंटू 7.359, तो ये आ जाएगा कितना? 3,679,500, राइट? दिस वुड बी माई इनिशियल रिकग्निशन वाला अमाउंट। तो ROU कर देंगे टू लीज लाइबिलिटी 3,679,500, 3,679,000। ये मेरा इनिशियल मेजरमेंट हो गया। तो अगर तुम देखोगे नीचे आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ यहाँ पे? इन्होंने कुछ और ले लिया है क्या मेरा इनिशियल रिकग्निशन के लिए? फाइव लैक्स पेमेंट बरोबर है 6% की रेट से। कहाँ गया? ये देखो 36,79,500 मेरा भाई ये है, 36,79,500। सिंपल। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करेंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कब तक करेंगे? यहाँ पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यहाँ पे अगर देखोगे तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 7 बोल रहे हैं, तो 6th ईयर तक मुझे लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कंप्यूट करना है। तो आ जाओ, लीज लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट हम कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी इमीडिएटली बिफोर द लीज मॉडिफिकेशन 36,79,500, राइट? उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा है, तो फिर सिंपली 36,79,500 इंटू 6% कर लो इतना इंटरेस्ट आएगा और लीज पेमेंट्स आ जाएगा और क्लोजिंग लायबिलिटी आएगा। सेम उसका ओपनिंग बैलेंस 6% इंटरेस्ट रेट और लीज पेमेंट्स और आ जाएगा यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये तो हमने किया है अभी पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। तो मेरा जाके 6th ईयर में मेरा लीज लायबिलिटी आ रहा है 17,31,782 का। यानी क्या? 6th ईयर का मेरा जो लीज लायबिलिटी है वो ये है, कैरिंग अमाउंट, बरोबर। 6th ईयर तक आ गए। अब आ जाएंगे थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या करना है?
थर्ड पॉइंट पे मुझे लीज लाइबिलिटी को रीअसेस करना है, रीअसेस इन द सेंस मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में। अब थर्ड ईयर में बोल क्या रहा है देखते हैं, सॉरी थर्ड ईयर नहीं, सेवंथ ईयर में। अब सेवंथ ईयर में ये बोल रहे हैं कि और एडिशनल 4 ईयर्स तक बढ़ाना है। तो सेवंथ ईयर के बिगनिंग में अगर देखोगे तो 7th to 14 ईयर प्लस 7 ईयर्स हो जाएंगे ना, तो समझ रहे हो 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 और 14 और एडिशनल 7 ईयर्स ऐड होंगे, राइट, मतलब कंसिडरिंग फ्रॉम सेवंथ ईयर के बेसिस में। तो ये मुझे कंप्यूट करना होगा, राइट। तो लीज लाइबिलिटी कंप्यूट कर लो, ये कितने साल के लिए, ये जो भी साल है 7-8 साल है ना, तो 8 साल के बेसिस में, राइट। तो आ जाओ वो कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन 7% के रेट से, बरोबर ना। यहाँ पे कंप्यूटेशन होगा बेस्ड ऑन 7%। तो यहाँ पे मॉडिफाइड टर्म्स के बेसिस में 7% के बेसिस में कंप्यूट कर रहा हूँ। वो कंप्यूटेशन किया है, आ जाओ दिखाता हूँ। 5 लाख 7% का मेरा एन्युटी फैक्टर रहेगा और उसके बेसिस में मेरा एन्युटी फैक्टर्स इतने सारे आ गए, बरोबर। यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उसके लिए डायरेक्टली दिखाऊँ मैं। तो इस 7th ईयर 8 9 10 11 12 13 14, राइट, 7 साल आ गए एडिशनल, बरोबर बरोबर। यहाँ पे फिर लीज पेमेंट्स आ गए 5 लाख के हिसाब से और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ गया, उसका बेसिस में यहाँ पे रिवाइज लीज लाइबिलिटी कंप्यूट कर लिया। बताओ मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी है इतना 2985500, बराबर। और मेरा यस, चलो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है ना थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे मेरा रिवाइज लीज लाइबिलिटी है 2988500, राइट, 5500। और मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट था मेरा इतना 1731, जो भी है 1731,782 का मेरा एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट था, बरोबर। तो यहाँ पे जब एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट इतना है और मेरा जो रिवाइज लीज लाइबिलिटी इतना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट वुड बी माय मॉडिफाइड अमाउंट। तो कितना आएगा मॉडिफाइड अमाउंट 298,550 माइनस 173,1782, तो ये आ जाएगा 125,3716। दिस वुड बी माय एडजस्टमेंट टू माय ROU एंड लीज लाइबिलिटी। तो देखो यहाँ पे इतना अमाउंट मेरा एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है ना, तो ROU टू लीज लाइबिलिटी कितना आएगा 1253718, 1253718, बस सिंपल हो गया। किया क्या हमने, फर्स्ट इनिशियल रिकग्निशन में हमने कंप्यूट क्या किया, हमने कंप्यूट किया जो लीज लाइबिलिटी है वो आएगा बेस्ड ऑन 10 ईयर के एस्टिमेट के बेसिस में। सेकंड हमने क्या किया, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में हमने अप टू 7th ईयर तक का हमने लीज लाइबिलिटी कंप्यूट किया कैरिंग अमाउंट, राइट, अप टू 7th ईयर मतलब 6th ईयर के एंड तक। उसके बाद हमने रिवाइज लीज लाइबिलिटी कंप्यूट किया बेस्ड ऑन द इंक्रीज ऑफ 4 ईयर्स, वो आ गया। वो आने के बाद मैंने कैरिंग अमाउंट को रिवाइज लीज लाइबिलिटी लेस कर दिया, तो फिर मेरा यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज आ गया। यहाँ पे इंक्रीज है तो ROU असेट को एडजस्ट कर लो बेस्ड ऑन द इंक्रीज, एकदम सिंपल है, राइट। तो ये था अबाउट द मॉडिफिकेशन, यानी यहाँ पे वॉट एवर आर दी एडजस्टमेंट्स ऑफ द लेसी, यानी लेसी के बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग करना है वो हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे फॉर दी लेसर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर। यस स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर। हमने अब तक क्या किया था, हमने अब तक किया था सर, हमने जो लीज लेसी का बुक्स है वो देखा, हमने लेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें रिकग्निशन कैसे करना है, उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करना है, उसका अगर रीअसेसमेंट होगा तो वो कैसा करना है, अगर उसके बुक्स में अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो कैसा करना है, वो सब कुछ हमने लेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देख लिया। अब वो हो गया, राइट। अभी अपने को देखना क्या है, अभी अपने को देखना है लेसर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है। तो लेसर के बुक्स ऑफ अकाउंट जब देखना है तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लेसर क्या सोचता है, वो कैसा करना चाहता है लीज को। तो पहले लेसर अगर कभी भी कोई भी असेट को लीज में देता है, लेसर अगर कोई भी असेट को लीज में देता है तो उस केस में लेसर क्या करेगा, लेसर तो सोचेगा क्या क्या ये फाइनेंसिंग लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, राइट। ऑपरेटिंग लीज इज अ वेरी सिंपल लीज, रेंटल मॉडल है। यहाँ पे लेसी क्या करेगा, रेंटल देगा लेसर को और लेसर क्या है वो रेंटल्स रिसीव करेगा। यहाँ पे ओनरशिप इज विद दी लेसर, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस लीज के रिलेटेड। अब फाइनेंस लीज में होता क्या है सर, फाइनेंस लीज में ओनरशिप ट्रांसफर होता है, किसको, ओनरशिप ट्रांसफर होता है टू दी लेसी। समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे पीपी लिमिटेड है और पीपी लिमिटेड ने कुछ असेट किसको दिया है, कस्टमर को दिया है, और ये कस्टमर के पास ओनरशिप चला जाता है। अगर लीज में दिया है वो भी क्या रहेगा, फाइनेंस लीज होगा,
अगर फाइनेंस लीज होगा तो यहाँ पे जो ओनरशिप है वो लेसी के पास चला जाएगा। अब लेसी के पास चला जाएगा तो यहाँ पे लेसर क्या करेगा, फिर लेसर कुछ नहीं, लेसर डी रिकग्नाइज कर लेगा असेट को, और ये क्या रिकग्नाइज करेगा, लीज रिसीवेबल को रिकग्नाइज कर लेगा, राइट। यहाँ पे लेसर क्या करेगा, लेसर सिंपली असेट को रिकग्नाइज करेगा और वो क्या करेगा, लीज रिसीवेबल को रिकग्नाइज कर लेगा। क्यों होता है सर ऐसा, क्वेश्चन आ सकता है क्यों होता है। यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस दिए हैं या फिर कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए अपने को कि कंसिडर करने, दीज आर दी इंडिकेटर्स, राइट। ये जो है ना ये इंडिकेटर्स है फॉर दी लीज टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज। मतलब नाम में ही ऐसा है, देखो ये फाइनेंस इट इज अ टाइप ऑफ द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, जहां पे लेसी आएगा, लेसी क्या करेगा, असेट को यूज करेगा, यस सॉरी, लेसी आएगा और लेसी क्या करेगा, लेसी जो है ना असेट को ले लेगा, राइट, और ये इन फ्यूचर पेमेंट करेगा, इन फ्यूचर पेमेंट करेगा, यानी क्या लीज रेंटल्स तो देगा ही देगा, इन दी एंड जो है ना उसको एक ऑप्शन है कि परचेस करना है तो वो परचेस कर लेगा असेट को, तो उस केस में क्या मानेंगे, इसको फाइनेंस लीज मानेंगे, राइट। तो अगर इसमें अगर कोई भी चीज में ऐसा है कि यहाँ पे जो असेट है, असेट तो लीज में दे रहा है लेसर, उसके साथ साथ में एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा लेसी को, तो उसको बोलते हैं हम फाइनेंस लीज। तो अगर देखोगे फाइनेंस लीज that transfers substantially all risk and rewards incidental to the ownership of an underlying asset, राइट। समझा मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पूरा का पूरा लेसी के पास चले जाएंगे। ओके सर, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एग्जांपल चाहिए अपने को कि ऐसे कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे हम जो असेट है वो लीज में जाने के बाद उसको फाइनेंस लीज बोलेंगे। सबसे पहले ओनरशिप, द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, यानी क्या, मेरा यहाँ पे नॉर्मली ईएमआई सिस्टम समझो ना, ईएमआई कैसा होता है, अपन क्या करते हैं, असेट लेते हैं यूज करते हैं। समझो मैंने एक एक्टिवा परचेस किया, एक्टिवा परचेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको जो है ना एक ईएमआई पे करता हूँ 5,000, राइट। जब मेरा पूरा पेमेंट 5,000 हो जाएगा ना तो फिर ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। इन दी सिमिलर वे यहाँ पे क्या होता है, लेसर क्या करता है, लेसर जो है ना असेट किसको देता है, लेसी को देता है यूज करने, और बोलता है कुछ पैसे दे दो मुझे, मतलब रेंटल दे दो, 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए या 10-10 हजार रुपए दे दो, और इन दी एंड ऑफ द लीज टर्म, मतलब 5 साल का लीज टर्म है, 5 साल के एंड में यहाँ पे ओनरशिप तुम्हारे नाम में कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पे जो लेसर है, लेसर को मंथ और मंथ पेमेंट, मंथ और मंथ या फिर ईयरली पेमेंट मिल रहा है उसको, और ईयरली पेमेंट के बेसिस में ईयर 5th के एंड में वो क्या करेगा, ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा। दिस इज नोन एज फाइनेंस लीज, राइट। तो अल्टीमेटली द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द लेसी इन द फाइनेंस लीज, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप की बात हुई। अगर समझो परचेज ऑप्शन है, परचेज ऑप्शन यानी समझा नहीं सर, यहाँ पे हमने एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, और लीज कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद 10 साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, और 10 साल के लीज कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या बोला कि 10th ईयर के बाद अगर असेट के साथ तुम कंफर्टेबल हो गए हो तो तुम असेट को परचेज कर सकते हो विद द पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट, राइट। तो यानी क्या, समझो 1-1 लाख रुपए का मेरा लीज रेंटल है, और 10th ईयर में जाके मुझे ऐसा पता चल रहा है कि चलो 2 लाख और दे दो और असेट रख लो तुम, तो यहाँ पे क्या है, परचेज ऑप्शन है ना। तो अगर परचेज ऑप्शन इन्वॉल्व है तो उसको हम फाइनेंस लीज बोलेंगे, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू द लेसी, राइट। परचेज ऑप्शन देखो, द लेसी has the option to purchase the asset at the price that is expected to be sufficiently lower than the fair value of the date of option becomes exercisable for it to be reasonably certain at the inception date that the option will be exercised। यानी क्या, सिंपली जो फेयर वैल्यू मार्केट में चल रहा है एसेट का उससे कम वैल्यू में अगर बेच रहा हो तो फिर उस केस में क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ये फाइनेंस लीज है, राइट। अगर समझो सब्सटेंशियली इकोनॉमिक लाइफ, समझो मेरा असेट का लाइफ कितना है, असेट का लाइफ 5 साल का है, और ये 5 साल में से मैंने 4 साल का जो है ना इसको लीज में दे दिया है। तो सब्सटेंशियली इकोनॉमिक लाइफ मतलब इन द सेंस यहाँ पे 5 साल के लिए मैं असेट को यूज कर सकता हूँ, वो 5 सालों में से 4 साल मैंने लीज में ही दे दिया है। तो तुम बताओ यहाँ पे मेरे पास 1 साल ही बचा है, राइट। तो 4 साल लेसी यूज कर रहा है पूरा का पूरा असेट, वो सब कुछ यूज करेगा, और उसका पास ऑप्शन होगा रिन्यूअल ऑप्शन का, वो 5 साल पूरा यूज कर लेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑल दी ओनरशिप इज गेटिंग मतलब ट्रांसफर टू लेसी, राइट। तो पूरा का पूरा अगर हमने जो असेट है, असेट का पूरे लाइफ में हम मैक्सिमम लाइफ हम उसको लीज में दे दिया तो उसको फाइनेंस लीज मान लो। बस तुम क्या कर रहे हो, असेट ले रहे हो लीज में दे रहे हो, द ओनली थिंग यू हैव टू रिसीव इज लीज रिसीवेबल्स। तो उसके लिए अगर द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट इवन इफ द टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस लीज, राइट। मेजॉरिटी ऑफ लाइफ अगर लीज में दे रहे हो तो फिर उस केस में हम क्या मान सकते हैं, उस केस में फाइनेंस लीज मानेंगे। या फिर समझो सर
पीवी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, यानी समझा नहीं सर, देखो यहाँ पे अगर जो लीज रेंटल होता है, राइट, मेरे पास लीज रेंटल्स है, ये लीज रेंटल का पीवी इज इक्वल टू माई फेयर वैल्यू, यानी समझा नहीं सर, यहाँ पे मैंने लीज में आ गया और लीज में आने के बाद हमने एक स्पेसिफिक लीज पेमेंट हमने डिसाइड कर लिया, यानी इतना लीज पेमेंट होना चाहिए या इतना लीज रेंटल्स होना चाहिए, ये डिसाइड कर लिया। ये डिसाइड करने के बाद क्या हो रहा है, इसको जब मैं पीवी में कर रहा हूँ, यानी क्या पीवी में डिस्काउंट कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में माय फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज सब्सटेंशियली इक्वल विद माय पीवी ऑफ द लीज रेंटल्स। तो ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो उस केस में दैट वुड बी आल्सो बी कंसिडर्ड एज, क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज। यानी क्या, मेरा लीज रेंटल को डिस्काउंट करने के बाद मेरे पास इट इज इक्वल टू माय फेयर वैल्यू, तो फिर उस केस में भी हम बोलेंगे दिस इज द फाइनेंस लीज। देखो, एट द इंसेप्शन डेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स अमाउंट टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब या तो इक्वल भी ना हो, समझो मेरा फेयर वैल्यू है 1 लाख और मेरा पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स आ रहा है 95,000, तो सब्सटेंशियली ऑल है ना। अब यहाँ पे सब्सटेंशियली ऑल इज नॉट डिफाइंड इन इंडियाज 116, बट यू हैव टू इन्वॉल्व द जजमेंट, कि जजमेंट के बेसिस में मुझे बताना होगा कि इतना ये सब्सटेंशियल है। तो अगर सब्सटेंशियल पीवी ऑफ द लीज पेमेंट्स इज इक्वल टू माय फेयर वैल्यू, तो फिर उसको भी हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस लीज। और स्पेशलाइज नेचर इन द सेंस, यानी क्या, यहाँ पे असेट बना ही ऐसा है कस्टमर के हिसाब से, समझा नहीं सर, सॉरी, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एसेट जो है उसको कस्टमाइज किया जा रहा है लेसी के लिए। मेरे पास कोई एसेट है, समझो मैं सॉफ्टवेयर लीज में देता हूँ। अब सॉफ्टवेयर जब लीज में देता हूँ तो वो सॉफ्टवेयर को मैं कस्टमाइज करके लेसी को देता हूँ कि तुम्हारे एनवायरमेंट के बेसिस में इसको रख सकते हो करके। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंस लीज, अल्टीमेटली ओनरशिप उनके पास ही जाने वाला है। तो उस केस में अगर स्पेशलाइज नेचर है तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ फाइनेंस लीज। द एसेट इज ऑफ सच स्पेशलाइज नेचर दैट ओनली द लेसी कैन यूज विदाउट मॉडिफिकेशन, मेजर मॉडिफिकेशन, यानी सिर्फ लेसी के लिए बनाया और कोई उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसको बोलता है फाइनेंस लीज। तो दिस ऑल आर द इंडिकेटर्स दैट वी कैन से दिस इज अ फाइनेंस लीज। ये सेम इंडिकेटर्स तुमने इंटर में भी पढ़ा है। क्या क्या हो सकता है, एक ओनरशिप ट्रांसफर होगा, या फिर उसके पास परचेज ऑप्शन है, या फिर समझो मेरा जो एसेट है मेजॉरिटी ऑफ लाइफ मैंने लीज में दे दिया, या फिर यहाँ पे मिनिमम ऑफ लीज पेमेंट जो है मेरा इक्वल टू हो रहा है यहाँ पे विद माय फेयर वैल्यू। और फिर उसके बाद अगर एसेट स्पेशलाइज नेचर फिर सिर्फ किसी लेसी के लिए बना है, तो फिर उस केस में भी हम बोल सकते हैं दिस इज अ फाइनेंस लीज। और नेक्स्ट थिंग, और भी इंडिकेटर्स है अपने पास कि यहाँ पे इसको फाइनेंस लीज बोल सकते हैं हम, एडिशनल इंडिकेटर्स दैट कुड लीड टू द फाइनेंस लीज। ये क्या है सर, लॉस ऑन कैंसिलेशन, यानी क्या, इफ द लेसी कैन कैंसिल द लीज द लेसर्स लॉसेस एसोसिएटेड विद द कैंसिलेशन आर बोर्न बाय द लेसी। यानी क्या, यहाँ पे अगर लेसर को ऑन कैंसिलेशन लेसर को कोई लॉसेस होता है, तो उस केस में वो लॉसेस को भी कौन बेयर कर रहा है, लेसी बेयर कर रहा है। तो उस केस में समझो ना, लॉसेस कौन बेयर करता है, ओनर, ओनर ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे लेसर का जो लॉसेस है वो लेसी बेयर कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ फाइनेंस लीज, क्योंकि जो टाइप ऑफ ओनरशिप किसके पास गया है, लेसी के पास। या फिर रिस्क ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, गेन्स और लॉसेस फ्रॉम द फ्लक्चुएटिंग इन द फेयर वैल्यू ऑफ रेसिडुअल accrue to the lessee, that is in the form of rent rebate that is equal or most of sale proceeds at the end of the lease term। यानी क्या, सिंपली फेयर वैल्यू में जो भी चेंजेस है दैट इज अक्रूइंग टू द लेसी, लेसी के पास जा रहा है सब। यानी बताया था, याद है तुम्हें, कि अगर लेसर है, लेसर को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं ड्यू टू ओनरशिप, ड्यू टू ओनरशिप लेसर को कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, दैट वोंट बी कंसिडर्ड इट इन दी एसएसआर। ऐसे मैंने बताया था, याद है। अगर ये भी अक्रू किसको हो रहा है, लेसी को हो रहा है, बेनिफिट्स जो भी है ड्यू टू ओनरशिप वो किसके पास जा रहा है, लेसी के पास जा रहा है, तो उस केस में वी कैन कंसिडर दिस एज अ फाइनेंस लीज। ठीक है। या फिर ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज एट द लोअर मार्केट रेट, यानी क्या, मैंने 10 साल के लिए रेंटल पे दिया था असेट को एट 1,00,000 रुपीज, राइट, और मार्केट में उसी असेट का जो यहाँ पे रेंटल चल रहा है वो 1,50,000 चल रहा है, बट लेसी के पास ऑप्शन है कि वो 1,00,000 का ही, मतलब बेस्ड ऑन 1,00,000 रेंटल ओनली यू कैन एक्सटेंड दी लीज। समझ रहे हो, यहाँ पे 10 साल का लीज था, 1,00,000 का लीज रेंटल 10 साल के लिए चला। आज के दिन में मार्केट में लीज रेंटल है 1,50,000, तो 1,50,000 मार्केट में चल रहा है और लीज रेंटल आज मेरा जो है ना कितना 1,00,000 में चल रहा है, तो ये 1,00,000 के बेसिस में ही लेसी क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। तो ये एक अच्छे से ऑप्शन है जहाँ पे वो ही कैन कंटिन्यू फॉर 1,00,000 रेंटल ओनली, वो मार्केट का जो रेंट है उसको पे नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा भी कोई ऑप्शन है तो फिर उस केस में वी कैन से दैट दिस इज अ फाइनेंस लीज। दीज आर द इंडिकेटर्स वेर इन वी कैन से दैट दीज आर दी, ये इंडिकेटर्स अगर रहेंगे तो उसको फाइनेंस लीज बोलेंगे। ठीक है। क्या सर हमें क्वेश्चन में देंगे कि ये फाइनेंस लीज है क्या ऑपरेटिंग लीज क्लासीफाई करना है, तुम फाइनल में हो, राइट, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये फाइनेंस लीज होता क्या है एंड ऑपरेटिंग लीज होता क्या है, तुम्हें क्लासीफाई करने नहीं बोलेंगे, डोंट वरी।
ये इसका अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है ना, उसको हमको ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ मैं यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए कि ऑपरेटिंग लीज होता क्या है, फाइनेंस लीज होता क्या है। तो फाइनेंस लीज में अल्टीमेटली दी ओनरशिप इज ट्रांसफर टू दी लेसी, राइट। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जो ओनरशिप है ना, वो ओनरशिप किसके पास जाता है, लेसी के पास जाता है। और लेसर क्या करेगा, असेट को डिरेकग्नाइज करेगा और यहाँ पे लीज रिसीवेबल्स रिकग्नाइज करेगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे, देखो फाइनेंस लीज के केस में क्या करेंगे हम, इनिशियल रिकग्निशन, लेसर विल डी-रेकग्नाइज द एसेट ऑन द कमेंसमेंट डेट एंड रिकग्नाइज लीज रिसीवेबल्स, राइट। तो यहाँ पे गारंटी क्या होगा, मेरा लीज रिसीवेबल्स टू अंडरलाइंग एसेट, राइट। अब अंडरलाइंग एसेट जो है, अंडरलाइंग एसेट जो है वो किसके बेसिस में हम डी रिकग्नाइज करेंगे सर, क्या ये फेयर वैल्यू में होगा, क्या ये कैरिंग अमाउंट में होगा। तो अंडरलाइंग एसेट विल ऑलवेज बी डी रिकग्नाइज बेस्ड ऑन द कैरिंग अमाउंट, यानी क्या, मेरे पास जो एसेट है उसका कैरिंग अमाउंट होगा, मेरे पास एसेट है तो उसका बुक्स में मेरा कैरिंग अमाउंट भी होगा, तो वो कैरिंग अमाउंट को डी रिकग्नाइज करूंगा और लीज रिसीवेबल्स को रिकग्नाइज करूंगा। तो देखो यहाँ पे लीज रिसीवेबल्स को रिकग्नाइज करूंगा, तो लीज रिसीवेबल्स को रिकग्नाइज कैसे करूंगा, दैट इज बेस्ड ऑन नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या, कैसे कंप्यूटेशन करना है वो बताता हूँ, डोंट वरी, बट ये होगा नेट इन्वेस्टमेंट जो पीवी कंप्यूट करेंगे उसके बेसिस में। तो सर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस नहीं होगा क्या, डेफिनेटली होगा यार। यहाँ पे अगर असेट को मैं कर रहा हूँ कैरिंग अमाउंट के बेसिस में और मेरा लीज रिसीवेबल को कर रहा हूँ नेट इन्वेस्टमेंट के बेसिस में, तो इन दोनों के बीच में फर्क होगा ही ना। वो फर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो फर्क को हम एज अ प्रॉफिट या लॉस हम डिफाइन करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस है तो या तो वो लॉस होगा या तो वो प्रॉफिट होगा, उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल है, एकदम सिंपल है सर। स्टेप वन में हम करेंगे, स्टेप वन में हम इनिशियल मेजरमेंट करेंगे या इनिशियल रिकग्निशन करेंगे। इनिशियल रिकग्निशन कैसे करेंगे, इनिशियल रिकग्निशन हम करेंगे बेस्ड ऑन दी लीज रिसीवेबल्स एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मेरा कैरिंग अमाउंट और नेट इन्वेस्टमेंट का, वो होगा प्रॉफिट या लॉस। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये तो ठीक है, बट तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये तो मेरे पास बुक्स में अवेलेबल है, कैरिंग अमाउंट जो है वो मेरे पास बुक्स में अवेलेबल है, राइट। ये तो समझ गया, बट नेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है सर, व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट, आ जाओ दिखाता हूँ नेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो नेट इन्वेस्टमेंट वेरी वेरी सिंपल थिंग। नेट इन्वेस्टमेंट सिंपली हम बोल सकते हैं जो ग्रॉस ऑफ लीज पेमेंट्स है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हमने डिस्काउंट किया एट दी पीवी, यानी ये भी नहीं समझा सर, जो लेसी है, लेसी जो है अपने को लीज पेमेंट्स देगा, लेसी अपने को लीज पेमेंट्स देगा, यस सर लीज पेमेंट्स देगा। क्या लेसी अपने को गारंटी देगा, क्या गारंटी देगा, ठीक है गारंटी देगा, हाँ सर देगा सर, गारंटी भी देगा। अच्छा हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, याद है तुम्हें, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अगर इन सबको मैं कंसिडर कर लूंगा, दी ओवरऑल दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी समझा नहीं सर। आ जाओ, पहली चीज तुम देखोगे, पहली चीज तुम्हें लीज पेमेंट्स देखना है, लेसी लीज पेमेंट्स देगा, राइट। और उसके साथ साथ में वो गारंटी देता है ना रेसिडुअल लीज वैल्यू, जहां पे लेसी बोलेगा कि तुम्हारा सैलवेज वैल्यू 50,000 होगा, राइट। अगर 50,000 नहीं होगा तो उस केस में जो भी डिफरेंस है दैट वुड बी गारंटेड बाय द लेसी, बरोबर। याद है तुम्हें बताया था मैंने एक लेक्चर में, मतलब इनिशियल लेक्चर्स में मैंने बताया था कि गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू इज नथिंग बट लेसी किसको, लेसर को देता है कि यहाँ पे तुम्हारा जो असेट है, असेट का वैल्यू तुमको मिल जाएगा, यानी समझो सैलवेज वैल्यू 50,000 का मिल जाएगा। अगर इन दी एंड अगर सैलवेज वैल्यू 50,000 का वो दे नहीं पाया, समझो 40,000 ही बन गया, तो 10,000 जो देगा ना, 10,000 जो रिम्बर्स करेगा दैट इज रेसिडुअल लीज गारंटी। तो ये रेसिडुअल लीज गारंटी को भी इंक्लूड कर लो। प्लस मैंने बोला था यहाँ पे लेसर जो है ना, लेसर के अपनी पेमेंट्स में, लेसर जब पेमेंट्स में इंक्लूड करेगा ये अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू यूज करेगा। यहाँ पे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या है, समझो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बताता हूँ, मैं नोट्स पे बताता हूँ आराम से। मेरा नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे छोटे छोटे आप इसमें लिख दो फटाफट कि क्या करना चाहिए, चलो लिख देता हूँ। पहले मैंने फाइनेंस लीज से चालू किया था, तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू लेसी, तो जर्नल कैसा होगा बताओ इसका, यहाँ पे होगा लीज रिसीवेबल्स टू, अब लीज रिसीवेबल्स टू मेरा अंडरलाइंग असेट, राइट।
जो भी डिफरेंस रहेगा या तो वो लॉस होगा या तो वो प्रॉफिट होगा, बरोबर, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे इसका जो है ना, ये नेट इन्वेस्टमेंट में हम रिकग्नाइज करते हैं और यहाँ पे अंडरलाइंग असेट कैरिंग अमाउंट में करते हैं, बरोबर। कैरिंग अमाउंट तो अपने पास बुक्स में रहेगा, बट नेट इन्वेस्टमेंट को अपने को कंप्यूट करना होगा। अब नेट इन्वेस्टमेंट कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? तो नेट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी क्या है सर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम नॉर्मली दो चीजें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला चीज लीज पेमेंट्स received by lessee along by नहीं from lessee along with residual लीज गारंटी, या फिर ऐसे लिखो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू GRV, ठीक है। एक ये होगा ये, और सेकंड ये होगा अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। सेकंड होगा ये अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये तो मैंने बता दिया था क्या होगा। लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स में हम फिक्स्ड ले लेंगे, वेरिएबल लेंगे, फिर उसके बाद अगर समझो परचेज ऑप्शन होगा उसको इंक्लूड कर लेंगे, अगर टर्मिनेशन पेनल्टी होगा उसको इंक्लूड करेंगे, राइट। रेसिडुअल गारंटी को इंक्लूड करेंगे। रेसिडुअल गारंटी होता क्या है सर? रेसिडुअल गारंटी अगर याद होगा ना, तो उस केस में मैंने बताया था जो लेसी है, लेसर को क्या देता है? गारंटी देता है कि तुम्हारा जो असेट है ना, दैट असेट वुड बी ऑफ 50,000। समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे पीपी लिमिटेड है और यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर बोलूँ या लेसी बोलूँ, तो लेसी क्या बोल रहा है? ये असेट ट्रांसफर हुआ, बरोबर, ये लेसर है। अब इसने असेट लिया ना, ये असेट लेने के बाद ये क्या बोल रहा है? तुम्हारा जो सैल्वेज वैल्यू है, ये सैल्वेज वैल्यू समझो अराउंड 50,000 का होगा। नॉर्मली 50,000 का होना चाहिए, बट इसने बोला कि इसमें से अगर कुछ हो जाता है तो उस केस में मैं रियम्बर्स कर देता हूँ। तो समझो मेरा सैल्वेज वैल्यू कितना आ गया? सैल्वेज वैल्यू इन द एंड 40,000 हो गया, राइट। बट इसने गारंटी कितना दिया था? 50,000 का, तो 10,000 वुड बी कंसिडर्ड एज RGB, बरोबर, यही बताया था। तो अगर तुम नोट्स में आओगे ना, तो रेसिडुअल लीज गारंटी मैंने वही बताया था। ये देखो, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या है? गारंटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, यानी गारंटेड वैल्यू मेरा 50,000 है यहाँ पे, माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो एस्टिमेटेड वैल्यू कितना था? 40,000। तो मेरा RGV कितना हो गया? RGV 100 हो गया, सॉरी 100 नहीं, 10,000 हो गया। ओके, ठीक है सर, ये समझ गया RGV होता क्या है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। बट समझो यहाँ पे ये तो लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ना, सॉरी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, बरोबर। बट UGRV क्या होता है? अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो यहाँ पे लेसर ने क्या किया? लेसर ने बोला कि चलो मैं भी ना, मेरा असेट को क्या है, मैं किसके पास, एक वैल्यूअर के पास जाके मैं वैल्यू करवा लेता हूँ। और लेसर ने, मतलब लेसर ने जब वैल्यू करवाया, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आना चाहिए? 70,000 आना चाहिए, बराबर। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सैल्वेज वैल्यू कितना आना चाहिए? 70,000। बट लेसी ने गारंटी कितना दिया है? लेसी ने गारंटी, LG लिखता हूँ, LG ने कितना दिया लेसी गारंटी? ये दिया है 50,000 का सिर्फ। तो यहाँ पे बताओ अनगारंटेड वैल्यू कितना हुआ? अनगारंटेड हो गया यहाँ पे 20,000 का। ये अनगारंटेड अमाउंट भी इंक्लूड करेंगे इन माय नेट इन्वेस्टमेंट। जब इन दोनों को मैं पीवी में करता हूँ, इन दोनों को जब मैं डिस्काउंट कर लेता हूँ इनटू द पीवी, तो फिर वो बन जाता है मेरा नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे सर क्या हमें UGRV कंप्यूट करना होगा क्या, या RGB कंप्यूट करना होगा क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया होगा, बस तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे जो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू अगर दिया भी होगा, मतलब इन केस अगर नहीं भी दिया होगा, तो फिर यू कैन कंप्यूट। वो कैसे कंप्यूटेशन करेंगे? तो आ जाओ दिखा दो। तो वो कंप्यूटेशन मेरा ऐसा होगा, किधर गया? ये रहा। UGRV को कैसे कंप्यूट करोगे? लेसर का एस्टिमेशन ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, जैसे यहाँ पे लेसर का एस्टिमेशन था 70,000 का, माइनस लीज गारंटेड, मतलब लेसीज गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, यानी क्या यहाँ पे 60 नहीं 50 था, तो मेरा 20,000 आ गया UGRV, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
जो लेसर का एस्टिमेट है वो ले लो, माइनस मेरा जो लेसी ने कितना गारंटी दिया वो ले लो, जो भी डिफरेंस रहेगा मेरा URGB रहेगा। सिंपल। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें लीज पेमेंट्स रिकग्नाइज करना है, लीज रिसीवेबल्स किसके बेसिस में रिकग्नाइज करना चाहिए, ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे, यहाँ पे लीज रिसीवेबल कंप्यूटेशन होगा बेस्ड ऑन नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या है, लीज पेमेंट्स ले लो लेसी का, प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, इन दोनों को क्लब कर लो और पीवी में कर लो तो नेट इन्वेस्टमेंट आ गया, उसको रिकग्नाइज कर लियो इन द लीज रिसीवेबल्स। सिंपल। अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए तो आ जाओ, मैं दिखाता हूं एग्जांपल। एग्जांपल, ठीक है, यहां पे लेसर enters into lease for 5 years period. With lease rentals being ₹50,000. तो 50,000 यहाँ पे क्या है, 50,000 would be my lease rentals. Residual guarantee provided by lessee. lessee ने कितना दिया, रुपीज समझो 10,000 का। तो 10,000 का यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 10,000 का लीज गारंटी मिला है। ओके, समझ में आ रहा है, यस सर। फिर उसके बाद लेसर्स एस्टिमेशन ऑफ लीज या फिर मैं बोलूं रेसिडुअल वैल्यू इज ₹15,000। तो यहाँ पे लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आना चाहिए, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से 50,000 शुड बी दी लीज का रेसिडुअल वैल्यू, मतलब एसेट का रेसिडुअल वैल्यू। ओके, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, इम्प्लिसिट रेट आके 6% है। ओके, तो अभी लेसर क्या करेगा इनिशियल मेजरमेंट में, वो देख लो कैसे करेगा। जो देखेंगे पहले तो सबसे पहले लीज रिसीवेबल्स का जो भी है वो क्या करेगा, पीवी कर देगा, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करेगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना होगा बताओ, राइट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ऑल द पीवी ऑफ मतलब लीज रेंटल्स 50,000 फॉर 5 years प्लस, राइट, प्लस मेरा यहाँ पे कितना है 10,000 वुड बी माई रेसिडुअल वैल्यू, 10,000 मेरा रेसिडुअल वैल्यू होगा, बराबर। तो ये इसको कंप्यूट कर लो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नेट इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करूंगा, नेट इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो पहले लीज पेमेंट्स पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस पीवी ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, बराबर, अनगारंटेड, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ UGRV। अच्छा, इनिशियली मैं पहले 10,000 लिखा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 10,000 नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, UGRV मेरा तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 10,000 लिखा था वो गलत है। आ जाओ देखते हैं पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स कैसा होगा बताओ। मुझे क्या है 50,000 लीज पेमेंट्स मिलने वाला है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%, राइट। तो कैसा होगा कंप्यूटेशन, 50,000 इंटू 1.6 के बेसिस में मुझे क्या करना है, एन्युटी फैक्टर निकालना है, कितने साल के लिए, 5 साल, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 4.212, ठीक है, प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी ले लो। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना आएगा, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ेगा पहले मुझे, UGRV इज इक्वल्स टू, अब UGRV कंप्यूट कैसे करते हैं, UGRV कंप्यूट होगा बेस्ड ऑन दिस, मेरा लेसी ने गारंटी कितना दिया बताओ, लेसी ने गारंटी 10,000 का दिया, और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है 15,000,
राइट। तो लेसर का एस्टिमेट 15,000 है, लेसी ने गारंटी कितना दिया 10,000 का, तो 5,000 वुड बी माई यूजीआरवी। समझ रहे हो तुम, एकदम इजी है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। यूजीआरवी क्या होगा, लेसर ने जितना भी एस्टिमेशन लिया है माइनस लेसी का गारंटी। तो लेसर ने एस्टिमेशन लिया है 15,000 का, बरोबर, और लेसर ने कितना 10,000 का गारंटी दिया, तो 5,000 वुड बी कंसिडर्ड एज अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो वो ले लो 5,000 इंटू, तो यहाँ पे 1.06, 1 2 3 4 5, तो यहाँ जाएगा 0.474 प्लस मेरा रेसिडुअल वैल्यू भी गारंटी है ना मेरे पास, राइट, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है, वो कितना है 10,000 है, तो 10,000 इंटू 0.745। ये कैसे किया सर, अच्छा ऐसा ना को हम क्या करते हैं, फॉर्मूला नहीं यूज करते, टेबल करते, तो मेरा अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो ईयर आ गया मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है। पेमेंट्स 50,000 50,000 50,000 50,000 और 50,000, राइट। और फिफ्थ ईयर में एक और चीज आएगा, फिफ्थ ईयर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में यहाँ पे RGV, राइट, रेसिडुअल गारंटीड वैल्यू, वो भी आ जाएगा, वो 10,000 का आ जाएगा। और फिफ्थ ईयर में एक और भी आ जाएगा URGV, कितना आएगा, कितना सर 5,000 आएगा। अब भी कंप्यूट किया था ना हमने, देखो यहाँ पे अब कंप्यूट किया है, जहाँ पे लेसर का एस्टिमेट 15,000 है, लेसी का 5,000 सॉरी 10,000 है, ठीक है। और यहाँ पे अपना PVF फैक्टर @6%। तो देख लो एक एक चीज कंप्यूट कर लो 6% के बेसिस में, 0.943, 0.890, 0.840, 0.792, 747, यस, अच्छा सेम आएगा ना, 747 मतलब सेम आएगा, 747 और 747, क्योंकि सब कुछ हम क्या कर रहे हैं फिफ्थ ईयर के ही कंसिडर कर रहे हैं। तो मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा, DCF 50,000 इंटू 0.943, तो ये आ जाएगा 47,150, 50,000 इंटू 0.890, तो ये आ जाएगा 44,500, 50,000 इंटू 0.840, ये आ जाएगा 42,000, 50,000 इंटू 0.972, 39,600, 0.747, 37,350, 7,470 एंड 5,000 इंटू 0.747, तो ये आ जाएगा 3,735। इसका पेमेंट मतलब इसका टोटल कर लो, दिस वुड बी योर नेट इन्वेस्टमेंट। कैसा होगा, 417,500 प्लस 44,500 प्लस 42,000 प्लस 39,600 प्लस 37,350 प्लस 7,470 प्लस 3,735, तो दिस इज माई 221,805, बरोबर। ये मेरा क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट होगा, दिस इज माई नेट इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल रिकग्निशन कैसा करेंगे बताओ, इनिशियल रिकग्निशन इनिशियल रिकग्निशन होगा मेरा लीज रिसीवेबल्स, कितना आएगा 221,805 टू मेरा अंडरलाइंग एसेट, जो भी एसेट है। अब एसेट का कैरिंग अमाउंट नहीं लिया है ना ऊपर, अभी एसेट का कैरी फॉर द टाइमिंग समझ लो 2 लाख है, फॉर द टाइमिंग एसेट का वैल्यू है 2 लाख, तो माइनस कर दो 2 लाख, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट 21805, दिस वुड बी माई प्रॉफिट। ये मेरा इनिशियल रिकग्निशन होगा, सिंपल है। क्या क्या फिर से समझाता हूँ, सुनो, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ₹2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट 2 लाख है। सिंपली मैंने क्या किया, पहले नेट इन्वेस्टमेंट कंप्यूट किया। नेट इन्वेस्टमेंट कंप्यूट कैसे करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो दिमाग से, अगर तुम्हें इजी वे में समझना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट लीज पेमेंट रिसीवेबल फ्रॉम द लेसी प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो वही किया है हमने, यहाँ पे लीज पेमेंट्स है, दिस ऑल आर लीज पेमेंट्स,
दिस इज RGB और दिस इज URGB, बराबर, RGB और URGB। तो ये दोनों को कंसिडर कर लिया, बेस्ड ऑन दैट मैंने नेट इन्वेस्टमेंट कंप्यूट करा। सेम अमाउंट को मैं लीज रिसीवेबल में रिकॉग्नाइज कर लूंगा और असेट मेरा कैरिंग अमाउंट जो भी रहेगा वो असेट को हमने डी रिकॉग्नाइज किया बेस्ड ऑन द कैरिंग अमाउंट और मुझे प्रॉफिट मिल गया। दिस इज माय कैरिंग अमाउंट, सिंपल। दिस वुड बी द इनिशियल रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ लेसर, राइट। फिर सर हम देखते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा क्या? सिंपल है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में होगा क्या, यहाँ पे हम इंटरेस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम हमने लेसी के बुक्स में अमोर्टाइजेशन टेबल्स बनाया था ना, तो वही अमोर्टाइजेशन टेबल यहाँ पे भी बनाएंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम होगा। लेसी के लिए वो एक्सपेंस था, यहाँ पे ये इंटरेस्ट इनकम होगा। तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन टेबल बना देंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल। तो यहाँ पे ईयर होगा, ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद इंटरेस्ट एट द रेट 6%, फिर होगा पेमेंट्स, या फिर मैं पेमेंट्स नहीं बोलता हूँ यहाँ पे बोलता हूँ रिसीट्स, और फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, राइट। ईयर का ओपनिंग ईयर कितना, फर्स्ट मेरा यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, 221805 से होगा। इसके ऊपर 6% से इंटरेस्ट लगा दो, 221805 इंटू 6%, तो ये आ जाएगा 13308, बरोबर। रिसीट्स कितने आएंगे बताओ? रिसीट्स मुझे आ जाएगा 50,000 का, राइट, 15,000 का रिसीट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 221805 प्लस 13380 माइनस 50,000, तो ये आ जाएगा 185,113। सेकेंड ईयर में 185,113, इसके ऊपर 6% के रेट से इंटरेस्ट लगा दो, तो 111,11106, राइट, या यहाँ पे 07 कर लो, माइनस 50,000, तो आ जाएगा 146,219। तो मेरा थर्ड ईयर का ओपनिंग रहेगा 146,219, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दो 146,219 इंटू 6%, तो ये आ जाएगा 8773 और 50,000 का यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 104,992। फोर्थ ईयर में 104,992 रहेगा, इसके ऊपर 6% के रेट से इंटरेस्ट आएगा 6,300, बराबर, इंटू 6%, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लो और माइनस 50,000 कर लो, तो मेरे पास बैलेंस बचेगा 61,291, 50,000 का यहाँ पे पेमेंट होगा, बराबर। फिफ्थ ईयर में क्या होगा? फिफ्थ ईयर में ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 61,291, और यहाँ पे इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, अब देखो सिक्स्थ ईयर में कितना मिलेगा, सिक्स्थ ईयर नहीं फिफ्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में होगा एक 50,000 का लीज पेमेंट्स, राइट, 50,000 का यहाँ पे मेरा यहाँ पे लीज पेमेंट हो जाएगा, प्लस मेरा RGB 10 और URGB कितना 5, तो टोटल 65,000 का आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 65,000, राइट। जब 65,000 का कंसिडर करेंगे, 65,000 माइनस 61291, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ले लूँगा 3709 का, बराबर। तो यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा, एकदम सिंपल, क्लियर है। सेम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया हमने, अब यहाँ पे इसका इंटरेस्ट देखते हैं। अब मैं तो कमेंसमेंट डेट का बता दिया ना कि कमेंसमेंट डेट का क्या एंट्री होगा, कमेंसमेंट डेट का ये एंट्री होगा, दिस वुड बी दी कमेंसमेंट डेट का एंट्री। सेकंड आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट ईयर के ईयर एंड में। ईयर एंड में हम क्या करेंगे सर? ईयर एंड में हम लीज रिसीवेबल्स के ऊपर हम इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो पहले मेरा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इनकम, अरे लीज रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, कितना है फर्स्ट ईयर का देख लो, इंटरेस्ट इनकम 13,308 और यहाँ पे आ जाएगा 13,308, सिंपल। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा 50,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू लीज रिसीवेबल्स, कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 50,000
और 50,000, और ये होगा रिसीट के टाइम पे। और यहाँ पे ट्रांसफर वाला एक और एंट्री होगा जहाँ पे हम जो मेरा इंटरेस्ट इनकम है उसको ट्रांसफर कर दूंगा टू पीएनएल। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम कितना 13,308 टू पीएनएल 13,308। सिंपल। यहाँ पे वैसा ईयर ऑन ईयर चलता जाएगा एंड इन द एंड क्या होगा, इन द एंड हम क्या करेंगे देखेंगे कि ये क्या है, वो जो कुछ परचेज ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, राइट। अगर इनकेस परचेज ऑप्शन होगा तो उसको एक्सरसाइज करेगा, अगर एक्सरसाइज करेगा तो मुझे पैसा दे देगा, बरोबर, पैसा दे देगा तो बैंक अकाउंट टू लेसी कर देंगे, राइट। अगर नहीं किया, अगर वो असेट रिटर्न कर लिया तो असेट को रिकग्नाइज कर लेंगे बेस्ड ऑन द अमाउंट, राइट। तो ये मेरा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, सिंपल। आ जाओ दिखाता हूं मैं। ये हमने पढ़ लिया। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट द एंड अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट इनकम होगा जहां पे लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट कर देंगे, राइट। फिर बैंक रिसीट का एंट्री होगा, बैंक टू लीज रिसीवेबल्स, फिर उसके बाद ट्रांसफर एंट्री इंटरेस्ट इनकम टू पीएनएल। बस ये है मेरा फाइनेंस लीज, दिस इज द फाइनेंस लीज। और फाइनेंस लीज को ऐसा रिकग्नाइज करते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। फिर से अगर चाहो तो एक बार सुन लो। हम कहाँ पे थे, हम थे लेसर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और लेसर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर देखोगे तो लेसर क्या करेगा, दो चीजें में क्लासिफाई कर देगा, एक फाइनेंस लीज, दूसरा होगा ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का डिस्कशन करते हैं बाद में, पहले आए फाइनेंस लीज में। और फाइनेंस लीज में ये समझा हमने कि होता क्या है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में होता यह है कि लेसर लेसी को अगर जो भी असेट देता है वो असेट का ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जाता है। अल्टीमेटली द ओनर ऑफ द असेट इन द फाइनेंस लीज इज द लेसी, यानी क्या, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इज विद द लेसी। लेसर इज द ओनली पर्सन हु विल रिसीव द लीज रेंटल्स, यानी लीज रेंटल्स रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, लीज रेंटल को रिकॉग्नाइज करता रहेगा। तो ऑन द कमेंसमेंट डेट लेसर विल व्हाट लेसर विल बी डू, लेसर विल recognize the lease receivables और डी recognize the asset, डी recognize कर दिया asset को और लीज रिसीवेबल को recognize कर दिया। अब लीज रिसीवेबल को जब recognize करेगा ना, वो recognize करेगा बेस्ड ऑन द नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट होता क्या है सर, पीवी ऑफ ऑल दी लीज रेंटल्स प्लस रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, उसको ले लो तो दैट वुड बी माय लीज, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट। और असेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा इन द कैरिंग अमाउंट, और इन दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस में ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट थिंग सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे क्या है, इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेगा यानी इंटरेस्ट इनकम, और बैंक में रिसीट करेगा और ट्रांसफर एंट्री पास करता रहेगा। सिंपल, दिस इज द लीज अकाउंटिंग। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग लीज होता क्या है, देन उसके बाद ऑपरेटिंग लीज के बाद फिर अपने पास फिर सब लीजिंग है, फिर उसके बाद क्या है सेल एंड लीज बैक, ये वाला चीज है वो देख लेते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।